नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ जो कोपा के अंतर्गत हम टेस्ट सीरीज़ यानी कि प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। उसमें हम देखेंगे सेट 4। इसके पहले हमने जो है सेट 3 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जाकर आप कंप्लीट जो सीरीज़ है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा जो डिटेल क्लासेस है, डिटेल क्लासेस मतलब जो आपकी टोटल 13 यूनिट है, 13 यूनिट में से मैं जो भी टॉपिक आपके कॉम्प्लिकेट होते हैं यानी कि ज़्यादातर जिससे क्वेश्चन आते हैं और जो आपको कठिन लगते हैं उन सीरीज़ को या उन यूनिट को भी मैं कवर करूँगा डिटेल में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपको वो क्लासेस लाइव चाहिए या फिर आप जो है उसे रिकॉर्डेड में चाहते हैं। दूसरी चीज़, आप उसे किस टाइम पर चाहते हैं, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक पोल भी डाल दूंगा यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा टेलीग्राम पर या फिर जो यूट्यूब की पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें, तो आप उसमें भी जो है आपका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं सेट 4 को। सेट 4 के अंतर्गत भी हम बात करने वाले हैं 75 से लेकर 80 क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट है। एम एस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू है जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, ना कि कोई ग्राफिक्स प्रदर्शित करता है, बैकग्राउंड या अन्य कोई विजुअल एलिमेंट। तो अगर बात करें हम यहाँ पे व्यू की, तो बहुत सारे व्यू होते हैं एम एस पावर पॉइंट के अंतर्गत। तो नॉर्मल व्यू के अंतर्गत तो सारी चीज़ें प्रदर्शित होती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा स्लाइड सॉर्टर में भी ये भी कंप्लीट रूप से सारी चीज़ें प्रदर्शित करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। नोट्स नीचे आपको नोट्स दे देता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या आपका राइट आंसर, आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू ऐसा व्यू है जो आपकी विजुअल या ग्राफिक्स को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करता, ओनली टेक्स्ट आउटलाइन को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आउटलाइन देख सकते हैं और इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो व्यू है वो देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू। तो इसे हम जो है डिफ़ॉल्ट व्यू बोल देते हैं। डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब स्लाइड है, नोट्स पेन है, इसके अलावा स्लाइड के थंबनेल, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। यानी कि स्लाइड को बनाने और एडिट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। दूसरा नेक्स्ट अगर देखें तो आपको स्लाइड सॉर्टर देखने को मिल जाता है। स्लाइड सॉर्टर ऐसा व्यू है जो आपको थंबनेल के रूप में सारी चीज़ें दिखाई देता है और जितनी भी स्लाइड है उनको रीऑर्डर करने के लिए काम करता है, यानी कि सॉर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही ट्रांजिशन लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें नोट्स पेज, तो नोट्स पेज आपका स्पीकर नोट्स दिखाई देते हैं। प्रेजेंटेशन देते समय स्पीकर को यहाँ पे मदद मिलती है। और बचा आउटलाइन, तो आउटलाइन में ओनली कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट कंटेंट है वो दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दी है पावर पॉइंट से रिलेटेड, जैसे F5। तो F5 जो हम प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो करने के लिए काम आता है स्टार्टिंग से, यानी कि बिगिनिंग से। कहाँ से? बिगिनिंग से। और अगर शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं तो जिस स्लाइड में हम हैं, मान लीजिए हमारे पास में टोटल 199 स्लाइड है और हम हैं 10 नंबर की स्लाइड में हो, तो 10 नंबर से हमको रन करना है, तो हम सीधे प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F5। कंट्रोल+M मतलब न्यू स्लाइड एंटर करने के लिए या न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए। कंट्रोल D जो भी स्लाइड सेलेक्ट है या जो कंटेंट सेलेक्ट है उसको डुप्लीकेट करने के लिए। कंट्रोल+C कंट्रोल+V कॉपी और पेस्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पता लगाना है कि जो कथन दिए गए हैं, कथन में सत्य और असत्य कौन कौन से हैं। तो पहला कथन यानी कि स्टेटमेंट पहला दिया गया है कि एम एस पावर पॉइंट में अलग अलग स्लाइड में अलग अलग साउंड फाइल जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि ये पहला कथन सही है। दूसरा, एम एस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से वीडियो बना सकते हैं जिसमें रिकॉर्ड किया गया वीडियो और ऑडियो भी शामिल होता है। बिल्कुल सही, यानी कि दोनों आपके सही होंगे। तो दोनों सही मतलब क्या हो जाता है, कथन एक यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका पहला नंबर का ही राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में साउंड और ऑडियो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली ऑन क्लिक के माध्यम से आप प्ले कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, लूप में किया जा सकता है। वीडियो बनाने के लिए आपको एक्सपोर्ट करना होता है, जैसे फाइल में जाओ एक्सपोर्ट कर दो, क्रिएट वीडियो, इस पर आप जो है इसको क्या कर सकते हो, वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें इसी में, तो आपको इंसर्ट में जाकर ऑडियो सेलेक्ट करेंगे तो स्लाइड में जो है साउंड जोड़ सकते हैं। इंसर्ट में जाकर वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो आपको वीडियो जोड़ने को मिल जाएगा। फाइल में जाकर एक्सपोर्ट क्रिएट वीडियो करोगे तो प्रेजेंटेशन का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। जितने भी एनिमेशन है सारी चीज़ें उसमें अप्लाई हो जाएगी। रिहर्स टाइमिंग का मतलब हो जाता है स्लाइड शो को ऑटोमेटिक टाइमिंग देने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट, तो आपको निम्नलिखित में से जो है जावा इंटरफेस के बारे में कौन कौन से कथन सही लगते हैं। तो जावा के अंतर्गत देखें तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल सही है। जबकि इसे इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त जो है किया जा सकता है, ये कथन सही है, मतलब सही पूछा गया है तो सही यहाँ पे आपको ये पहला आपको सही मिल गया। दूसरा नेक्स्ट है जब तक इंटरफेस को लागू करने वाला क्लास जो है अमूर्त नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है तब तक इंटरफेस के सभी तरीकों को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने हेतु आपको क्या लगाना पड़ता है, अल्पविराम यानी कि कॉमा लगाना पड़ता है, इससे पृथक करना होता है। तो आपको यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही मिलेंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा, ई नंबर का हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे तो आपको इसके अंतर्गत मिलेगा, इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, केवल मेथड, डिक्लेरेशन और कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, क्लासेस नहीं है लेकिन इंटरफेस से संभव है। इसके अलावा इम्प्लीमेंट रूल, अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो सभी मेथड को ओवरराइड करना जरूरी हो जाता है। साथ ही मल्टीपल इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको अल्पविराम से अलग करके इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उसके अलावा वेरिएबल्स, जो इंटरफेस होते हैं उसमें डिक्लेयर वेरिएबल हमेशा पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। साथ ही मेथड की अगर बात करें तो जावा 8 से पहले सभी मेथड्स पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट और जावा 8 से जो है डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। उसके बाद कर लेते हैं इनहेरिटेंस की। इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, क्लास केवल इंप्लीमेंट कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी जावा के अंतर्गत इंटरफेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एमएस एक्सेल में कॉलम में 1 से 10 तक की श्रृंखला जो है संख्या श्रृंखला बनाने का गलत तरीका है। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए किसी सेल में अगर इक्वल करके सीक्वेंस 10 लिखते हैं तो ये तो ठीक है भाई, 1 से 10 तक बना देगा। और अगर पहले सेल में 1 लिखते हैं और दूसरे सेल में 2 लिखते हैं और आप कर्सर को प्लस बटन से खींचते हैं राइट साइड के बॉटम से, तो भी 10 बन जाएंगे। और अगर आप इक्वल करके रो A1 रखते हैं और फिर कर्सर को नीचे खींचते हैं तो भी आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। परंतु कॉलम A1 फिर कर्सर नीचे खींचे, ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब गलत तरीका पूछा गया, तो आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो ये आपके तीनों सही हो गए, बाकी जो नीचे वाला है वो आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर का। इसके बाद सीक्वेंस, रो और कॉलम, ये सारी चीज़ें देखें। जैसे सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस एक्सेल में जो 365 है और 2021 इसी में उपलब्ध है ये वाला ऑप्शन, इसके पहले के वर्जन में नहीं है। और रो की बात करें तो ये जो रो है रो संख्या लौटाता है, कॉलम में नीचे खींचने पर 1 2 3 मिल जाता है। और कॉलम फंक्शन कॉलम संख्या लौटाता है, कॉलम में नीचे खींचने पर वही संख्या दोहराती रहती है, यानी कि रिपीट होते रहती है। ये जो सीरीज़ है वो नहीं बनाता, तो ये आपका देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद फाइल हैंडल, यानी कि जो ऑटोफिल है, 2 शुरुआती संख्या लिखकर आप जो है इसको खींच देते हैं तो सीरीज़ बन जाती है। और सीरीज़ ऑप्शन की बात करें तो होम में जाकर फिल और सीरीज़ करके आप कस्टम सीरीज़ बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देखने को मिलेगी, याद रखना इन चीज़ों को। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू होता है एक, जो प्रेजेंटेशन के समय काम आता है। तो ये क्या है, तो प्रेजेंटर व्यू में आप ऑडियंस दोनों, मतलब आप भी और ऑडियंस दोनों ही आपकी स्लाइड और स्पीकर नोट देख सकते नहीं। प्रेजेंटर व्यू ओनली प्रेजेंटर देख सकता है, ऑडियंस नहीं देख सकती। फिर प्रेजेंटर व्यू रीडिंग के समान होता है, ये भी नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटर व्यू जो है आपको वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स दिखाता है, जबकि ऑडियंस को केवल आपकी स्लाइड दिखती है। मतलब सही है, सी आपका राइट आंसर है। बाकी आउटलाइन व्यू भी नहीं है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो प्रेजेंटर व्यू है उसमें आपको वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, स्पीकर नोट्स और टाइमिंग और नेविगेशन सारी चीज़ें दिखती है, परंतु ऑडियंस को केवल वही स्लाइड दिखती है जो सामने दिखाई दे रही है, मतलब बाकी चीज़ें नहीं दिखती। और ये एक प्रकार का डुअल मॉनिटर सेटअप जैसा हो जाता है, यानी कि प्रोजेक्टर प्लस लैपटॉप स्क्रीन पर सबसे अच्छा काम करता है। प्रेजेंटर व्यू का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रेजेंटर को गाइड करना होता है ताकि वो स्लाइड के साथ जो है नोट्स और टाइमिंग को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक नहीं है। मतलब कौन सी तकनीक है जो मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पेजिंग हो सकता है, मतलब पेजिंग भी है। उसके बाद आपको सेगमेंटेशन भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों हैं। और यहाँ पे कौन सी तकनीक नहीं है, इसका मतलब जो है आपकी फ्रेगमेंटेशन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े हो जाता है, जबकि ये फिजिकल और लॉजिकल तरीका हो जाता है पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। इसमें देखेंगे पेजिंग की बात करें तो मेमोरी को समान आकार में ब्लॉक्स में विभाजित करना, पेजेस में विभाजित करना, इसको पेजिंग बोल देते हैं। और सेगमेंटेशन की बात करें तो मेमोरी में लॉजिकल यूनिट्स जैसे कि कोड है, डेटा है, स्टैटिक है, यानी कि फिजिकल जो ब्लॉक होते हैं वो पेजिंग कहलाते हैं और लॉजिकल जो हो जाते हैं वो कहलाते हैं सेगमेंटेशन। तो लॉजिकल में विभाजित करना बोले तो कोड और डेटा स्टैक में सेगमेंटेशन कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन कोई तरीका नहीं है, ये तो मेमोरी का बिखराव है, यानी कि समस्या हो जाती है मेमोरी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है तो ब्लॉक के अंदर खाली जगह बच जाना। एक्सटर्नल की बात करें तो छोटे छोटे खाली ब्लॉक का बिखराव हो जाना। तो ये आपका जो है राइट आंसर था, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है।
तो फ्रेगमेंटेशन आप समझ गए। और ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य हो जाता है मेमोरी को कुशल उपयोग और सीपीयू को लगातार प्रोसेस उपलब्ध कराना। इसके अलावा पेजिंग और सेगमेंटेशन के अंतर्गत देखें तो ये एक प्रकार की टेक्निक है और फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट खालिस्तान क्लास तथा स्ट्रिंग एवं खालिस्तान की मेथड को परिभाषित करता है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका REGEXP यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा REGEXP मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए इस क्लास का उपयोग किया जाता है REGEXP। इसके दो तरीके हैं, जैसे लेट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, VAR पे पुरानी टेक्निक हो गई और लेट आपका नया टेक्निक हो गया। पैटर्न 1 और पैटर्न 2 ले लिए और ABC और न्यू REGEXP जो ABC है वो यहाँ पे हमने एंटर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिंग मेथड विद REGEXP तो कई स्ट्रिंग मेथड हो जाती है, जैसे कि मैच मेथड हो जाती है, पैटर्न से मेल खाने वाले जो हिस्से है उसको निकालता है। सर्च मेथड हो जाती है, पैटर्न की पहली जो ओकेरेंस है उसका इंडेक्स बनाता है। रिप्लेस पैटर्न से मेल खाने वाले सभी हिस्सों को बदल देता है। स्प्लिट की बात करें तो पैटर्न के आधार पर स्ट्रिंग को विभाजित करता है। फिर REGEXP मेथड जो हो जाती है टेस्ट और आपका EXEC पैटर्न जो कि पैटर्न से मेल खाने वाली की जानकारी लौटाता है। और टेस्ट क्या है, टेस्ट आपका बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स लौटाता है। ठीक है, मिला या नहीं मिला। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं REG रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास है। स्ट्रिंग मेथड के अंतर्गत हमने देख लिए ऑलरेडी, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड है उसमें टेस्ट और EXEC देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी है। रिसोर्स जो है यानी कि जो संसाधन होते हैं किसी भी कंप्यूटर के एलिमेंट को कहा जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब जो भी कंप्यूटर है उसके अंतर्गत जो भी पार्ट्स होते हैं संसाधन रिसोर्सेज होते हैं वो एक प्रकार से उसको सहायता करते हैं कोई भी काम करने में कंप्यूटर के अंतर्गत। फिर उसके बाद कैप्स लॉक, जो कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन होती है जो कैपिटल और स्मॉल बनाने में मदद करती है, तो एक प्रकार की टॉगल की है। बिल्कुल सही है, ऑन और ऑफ एक प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर कंट्रोल और शिफ्ट आपकी जो है मॉडिफायर की है, ये भी सही है भाई। कंट्रोल जो है किसी काम को बदल देती है किसी की के, और शिफ्ट भी किसी की के काम को बदल देती है। तो इसका मतलब ये तीनों आपके सही हैं। तो गलत क्या है, गलत उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। तो आप इनको देख सकते हैं, मतलब जो भी आपके संसाधन है CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सब जो है संसाधन है। टोगल की बोले तो कैप्स लॉक है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब टोगल की है। मॉडिफायर की बात करें तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर ये सब किसी की के काम को बदलने का काम कर लेती है, तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन प्रणालियों या उन सिस्टम पर जहां कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं किसी विशेष को लोड करने का निर्णय खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो भाई जहाँ कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो किसी विशेष को अगर लोड करना है तो कौन लोड करेगा, ये लोड करेगा बूट लोडर। कौन करेगा, बूट लोडर, यानी कि बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बूट लोडर अगर देखें तो यह एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर चलता है। इसके अलावा अगर देखें तो बायोस और UEFI के बाद जो है, बायोस का मतलब हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे बूट लोडर तय करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। जैसे आपके पास में 2 डिस्क लगी हुई है, एक एक्सटर्नल डिस्क और एक इंटरनल, तो वो पूछ लेता है कि किससे आपको लोड करना है या किससे आपको बूट करना है। और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ है, लाइनेक्स है, तो बूट लोडर जो है यूज़र को यहाँ पे ऑप्शन दे देता है। ठीक है, इसके अलावा GRUB जो लाइनेक्स के अंतर्गत और विंडोज़ में बूट मैनेजर होता है। इसके अलावा PCB जिसे हम कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोल देते हैं, प्रोसेस की जानकारी, प्रोसेस की जिसके अंतर्गत ID होती है, स्टेट होती है, रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी इन्फॉर्मेशन। तो PCB को प्रोसेस का आधार कार्ड बोला जाता है। फिर हो जाता है FCB यानी कि फाइल कंट्रोल ब्लॉक, फाइल की जानकारी हो जाती है जैसे फाइल नेम, लोकेशन, साइज, परमिशन, ये सारी चीज़ें। तो सिंपल है, आप देख सकते हैं OS को सेलेक्ट करने का निर्णय बूट लोडर करता है, PCB प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन और FCB फाइल की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। MS वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों तरफ जो है अलाइन कर सकते हैं। दोनों तरफ अलाइन करने के लिए आपको यूज़ हो जाता है जस्टिफाई। क्या हो जाता है, जस्टिफिकेशन। राइट आंसर आपका हो जाएगा B। तो यहाँ देख भी सकते हैं, साथ ही आपको दिया है कि भाई यहाँ देखिए औपचारिक जो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, रिपोर्ट हो जाती है, जो बुक्स हो जाती है, उसमें आपको ये जस्टिफिकेशन मिल जाता है। फिर लाइन स्पेसिंग की बात करें तो टेक्स्ट की जो रो होती है यानी कि पंक्तियाँ होती है उसके बीच की दूरी नियंत्रित करता है।
टेक्स्ट इंडेंटेशन की बात करें तो पैराग्राफ की पहली लाइन या पूरे पैराग्राफ को मार्जिन से अंदर और बाहर करता है। और पैराग्राफ का अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके कैसे डुप्लीकेट करें। तो इसके लिए पहले हमने देख लिया कंट्रोल डी, ठीक है, सेलेक्ट करें कंट्रोल डी, और कंट्रोल ई सेंटर के लिए हो जाता है, कंट्रोल एम नई स्लाइड के लिए हो जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट डी आपका जो हो जाता है एक प्रकार से यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई शॉर्टकट नहीं है। पर आप दूसरी चीज़ देखेंगे जैसे डी है, एम है और ई हमने देख लिए। सी और वी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, F5 आपका स्लाइड शो करता है, और शिफ्ट के साथ F5 आपका करंट स्लाइड से स्लाइड शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक संचार शुरू करने का तरीका है। संचार शुरू यानी कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का तरीका है। तो यूज़र एनवायरनमेंट तो यहाँ पे नहीं होगा। यूज़र एनवायरनमेंट मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो GUI और CUI देखने को मिल जाता है, तो ये तो नहीं होगा। बैच एनवायरनमेंट, ये भी बैच प्रोसेसिंग के अंतर्गत या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पे टाइम शेयरिंग देखने को मिल जाता है, ये आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये संचार शुरू करने का तकनीक है। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और इसमें बैच प्रोसेसिंग के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे कार्य बैच में चलते हैं। टाइम शेयरिंग में कई यूज़र एक साथ सिस्टम से संवाद कर सकते हैं। और यूज़र एनवायरनमेंट में यूज़र का कार्य जो वातावरण है यानी कि संचार तकनीक नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा टाइम शेयरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पाइथन कोड। देखिए पाइथन है जो कि आपकी यूनिट नंबर 13 के अंतर्गत यानी 13 के अंतर्गत मिलता है। इसका एक प्रोग्राम दिया गया है, तो ऐसे प्रोग्राम भी पूछ लेता है एग्जाम में। प्रोग्राम में पूछा है डेफ F00, जिसमें एक्स जो है खाली यानी कि आपका जो है लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट में खाली, कोई वैल्यू नहीं दी गई है। फिर उसके बाद एक्स में अपेंड किया गया है 0, तो इसका मतलब रिटर्न एक्स करेंगे तो पहली बार में क्या जाएगा 0। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हमने क्या डाल दिए भाई, जो रेंज में 3 जो है आपकी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे बाय बराबर F00 कर दिए, और उसके बाद प्रिंट बाय को कर दिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार यहाँ पे 0 आएंगे। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए पहली स्टेप में देखें तो F00 जो डिफ़ॉल्ट है उसमें आर्गूमेंट क्या आया x, जिसमें खाली है, और x को अपेंड किया गया अपेंड मेथड के माध्यम से 0। तो इसका मतलब x का जो आउटपुट है वो पहली बार क्या जाएगा 0। और दूसरी बार अगर कॉल करें तो दूसरी बार कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथन में डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल जो आर्गूमेंट है जैसे कि लिस्ट है जो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, और इसका मतलब है कि वह लिस्ट दोबारा उपयोग होगी। तो यहाँ पे x अपेंड 0 लिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0, आउटपुट क्या जाएगा 00। फिर उसके बाद तीसरी बार अगर देखें तो तीसरी बार में वही लिस्ट फिर से उपयोग की गई है। तो यहाँ पे x का जो आउटपुट है वो क्या जाएगा 000, यानी कि जो सही आंसर है वो आपका 3 बार 0 देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो पाइथन में जो डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल आर्गूमेंट हो जाता है वो लिस्ट हो जाता है, और डिक्शनरी जो हो जाती है वो देखने को मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, जो केवल एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं, और हर बार फंक्शन कॉल करने पर वही ऑब्जेक्ट बार बार रीयूज़ होने लगता है। इसलिए जो वैल्यू एक्यूमुलेट होती है वो एक प्रकार से हो जाती है, और यदि बार बार नई लिस्ट चाहिए तो फंक्शन को इस तरह लिखना चाहिए जैसे डेफ F00 और x बराबर नन लिख दो, और इफ़ x इज़ नन है तो क्या हो जाए x की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पे खाली हो जाए, और x को फिर अपेंड मेथड से अपेंड कर लो, रिटर्न कर दो x। तो यहाँ पे जो म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हो जाता है वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। उसके अलावा इम्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जैसे कि इंट है, str है, टप्पल, ये काफ़ी सेफ हो जाते हैं। तो याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट है जब आप एक्सेल फार्मूला में सापेक्ष मतलब रिलेटिव की बात कर रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंस को कॉपी करते हैं तो सेल रेफरेंस क्या होता है। तो सेल रेफरेंस हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन करा, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया क्या 25, और यहाँ लिख दिया मैंने 20, और इसके अलावा यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 20, और यहाँ लिख देता हूँ 15, साथ ही नीचे हम लिख देते हैं 14, और यहाँ लिख देते हैं 17। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, मान लीजिए देखिए 25, ये वाला 25 और ये 20 को जोड़ देते हैं। तो कौन कौन से सेल एड्रेस में है D6 और E6। तो D6 प्लस E6 ये हमने जोड़ दिए। ठीक है, हमने किसको जोड़े हैं, ये वाले सेल को। और अगर हम इसको खींचते हैं, जैसे इसको खींचते हैं तो देखिए ध्यान से देखिए 35 और 31 आ गया, क्योंकि इसके सामने का जो सेल है वो खुद ब खुद ले रहा है। तो जो सामने का सेल खुद ब खुद ले रहा है उसे ऑटोमेटिक समायोजित बोल देते हैं, और सापेक्ष बोले तो रिलेटिव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा C। और अगर स्थिर रहते हैं तो स्थिर का मतलब हो जाता है यहाँ पर $साइन का होना। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं $साइन लगा देता हूँ। जैसे देखिए ये 25 को
यहाँ 25 लिखा, 25 में इन सबको जोड़ना है, तो पहला जो सेल है उसमें जाकर आप F4 दबाएंगे तो देखिए लॉक हो गया, लॉक मतलब डॉलर साइन लग गया। और अब हम इसको अगर खींचते नीचे तो देखिए सबसे ये 3 वैल्यू है वो सब किससे जोड़ रही है, 25 से जोड़ रही है। तो इसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब स्थिर मान। तो यहाँ पे स्थिर नहीं होगा क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाता है, तो क्या हो जाता है स्वतः ही समायोजित यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा, A1 को अगर खींचते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे A1 A2 A3 इस प्रकार हो जाएगा। और एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, डॉलर साइन लग जाएंगे यानी कि ये कॉपी नहीं होगा, ये बदलता नहीं है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस में कॉलम आपका बदलेगा, रो नहीं बदलेगी। ऐसे ही यहाँ पे कॉलम फिक्स्ड रहेगा, रो बदल जाएगी। तो आंशिक रूप से स्थिर रहते हैं थोड़े बहुत। तो रिलेटिव मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड हो जाता है, और मिक्स्ड मतलब पार्शियली फिक्स्ड यानी कि कॉलम या रो आपकी फिक्स्ड रहती है और एक बदलते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्ट और हार्ड होते हैं, हमने पहले भी देखे था ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास में। एम्बेडेड भी होते हैं भाई, एम्बेडेड मतलब हो जाता है पर्टिकुलर कोई डिवाइस के साथ में इनबिल्ट वाले। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। तो कौन सा प्रकार है बोल रहा है, तो भाई 3 है, पर यहाँ उपरोक्त सभी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये राइट आंसर होगा। कौन सा है, डी। डी राइट आंसर होगा। इसमें आप देख भी सकते हैं, जिसमें रियल टाइम की बात करें तो RTOS जैसे कि VX वर्क्स हो जाता है, QNX हो जाता है। एम्बेडेड की बात करें तो विंडोज़ CE एम्बेडेड लाइनक्स। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखें तो नोवेल है, नेटवेयर है, विंडोज़ सर्वर है। इसके अलावा बाकी चीज़ें अगर देखें तो रियल टाइम में जो डेडलाइन में काम कर लेते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड मतलब मोबाइल IoT डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस इसमें काम आते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सर्वर मैनेजमेंट, फाइल शेयरिंग इनमें काम आते हैं। फिर नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड पर सामग्री या टेक्स्ट ग्राफिक्स के लिए पहले से स्वरूपित कंटेनर का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि प्री डिफाइन जो कंटेनर होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे पावर पॉइंट को स्टार्ट करके देखते हैं। जैसे हमने ये पावर पॉइंट स्टार्ट करे और यहाँ लाकर हमने क्लिक करे और यहाँ नई स्लाइड लेके आते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको कुछ आइकॉन भी दी है, इन आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली क्या ला सकते हैं, जैसे टेबल ला सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करें ये टेबल आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करें पिक्चर आ गई, डायरेक्ट क्लिक करें चार्ट आ गया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के कंटेनर है, और कंटेनर क्या कहलाते हैं, प्लेस होल्डर। ये एक प्रकार से प्लेस होल्डर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लेस होल्डर, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स तो ओनली टेक्स्ट करेगा, फ्रेम पिक्चर के लिए हो जाता है, कंटेंट बॉक्स कोई काम का नहीं होता। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है, ए है। तो प्लेस होल्डर मतलब पहले से बनी बनाई स्टाइल या बने बनाए जो हिस्सा होता है, लेआउट होता है जो व्यवस्थित होता है। टेक्स्ट बॉक्स तो एक प्रकार से मैनुअली जोड़ा जाता है। फ्रेम पावर पॉइंट में यह शब्द जो है उपयोग नहीं होता। और कंटेंट बॉक्स भी एक प्रकार से यहाँ पे प्लेस होल्डर का ही एक प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो वह डॉक्यूमेंट जो HTML का उपयोग करके लिखा जाता है और निर्मित किया जाता है और ब्राउज़र द्वारा उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो HTML का उपयोग करके अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम नोटपैड में कोई पेज लिखते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, HTML पेज। पर यहाँ सीधी सीधी बात की जा रही है कि ब्राउज़र द्वारा उसको ट्रांसलेट किया जाता है, और HTML से क्या बनता है, HTML से वेब पेज बनता है। तो वेब पेज कब कहलाएगा, जब ये ब्राउज़र में रन हो जाएगा, तो ब्राउज़र में ट्रांसलेट हो गया, और कंप्यूटर में इसको क्या कहा जाएगा भाई, वेब पेज कहा जाएगा। और वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेब पेज के कलेक्शन को हम बोलेंगे वेबसाइट, जिसमें ढेर सारे वेब पेजेस होते हैं। वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का भी उपयोग कर लेते हैं जो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर को अगर फॉर्मेट करना था हम CSS का उपयोग कर लेते हैं। और CSS के बाद में अगर हम वेब पेज को इंटरेक्टिविटी यानी कि डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर लेते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का। तो यहाँ देखिए आपको इंटरनेट पेज, जो HTML पेज है वो एक प्रकार तकनीकी रूप से यहाँ पे HTML में लिखा जाता है, पर वो ब्राउज़र में नहीं दिखाया जाता। इंटरनेट का डॉक्यूमेंट सामान्य शब्द है, तकनीकी शब्द तो नहीं है। और मार्कअप फाइल का मतलब मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है, जो HTML के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ें देखें, HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज बनाने का काम कर लेती है। वेबसाइट का वेब पेजेस का कलेक्शन। ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को सर्व या इंटरनेट के अंतर्गत संसाधनों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ के टेक्स्ट की जो पंक्तियां है यानी कि जो रो है
या जो लाइन्स है उनके बीच में, किसकी बात कर रही है, एम एस वर्ड की। तो लाइन स्पेसिंग को समायोजित करता है। तो सिंपल सी बात, लाइन स्पेसिंग के लिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग उपयोग की जाएगी। हम सीधे चलते हैं एम एस वर्ड में, हमें यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं और एम एस वर्ड में चल के हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको सिंपल एक हम जो है टेक्स्ट लेकर आ जाते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट लाए और टेक्स्ट लाए तो देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक लाइन स्पेसिंग मिलेगी। ठीक है, इसका आपको जो है ऑप्शन भी मिल जाता है। आप डायलॉग लॉन्चर में जाओगे तो यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग और लाइन एंड पेज ब्रेक मिल जाता है। तो इसमें जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग मिल जाएगा। लाइन स्पेसिंग के अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिल जाती है, सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और उसके बाद मल्टीपल, ये आपको मिल जाता है। आप अपने हिसाब से बढ़ाना घटाना चाहते तो आप इस पॉइंट से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग आपको देखने मिल जाती है। कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो जनरल में आपको अलाइनमेंट मिल जाते हैं 4 प्रकार के। आउटलाइन लेबल मिल जाता है जो हेडिंग लेबल को निर्धारित करता है। इंडेंटेशन, यहाँ लेफ्ट से और राइट से कितनी जगह छोड़ना उसके लिए मिल जाता है। ऐसे फर्स्ट लाइन इंडेंट मिल जाता है और हैंगिंग इंडेंट मिल जाता है। और अगर पैराग्राफ के बीच में गैप लाना है तो आपको स्पेसिंग में ध्यान देना होता है, यानी कि ऊपर वाले पैराग्राफ से गैप और नीचे वाले पैराग्राफ से गैप। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे टैब की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। लाइन एंड पेज ब्रेक में भी आप चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, पुराने वर्जन की बात करें तो यहाँ पे एक प्रीव्यू ऑप्शन भी आता था जो कि इंडेंट एंड स्पेसिंग में भी रहता था और लाइन एंड पेज ब्रेक में भी। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पे देखें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग हो जाता है। और यहाँ देखिए पैराग्राफ की बॉर्डर, जो बॉर्डर चारों तरफ जोड़ता है। टेक्स्ट इंडेंटेशन जो हमने देख लिए, मार्जिन के अंदर और बाहर करता है। पैराग्राफ का अलाइनमेंट, लेफ्ट और राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। एम एस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में अन्य टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए, मतलब किसी दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में लाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका फॉर्मेट पेंटर है। उपयोग करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, हम एक टेक्स्ट को यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं कलर वगैरह कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, या बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड से उसके बाद में यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाले पैराग्राफ जो है अलग है और ये अलग है। तो हम सीधे इतना सा कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में गए और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना। देखिए, कंट्रोल अल्टर सी या फिर आप जो है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस भी, इस प्रकार से शॉर्टकट ध्यान में रख सकते हैं। अब इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करना तो इसको सेलेक्ट करें। देखिए, इस वाले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई है, टेक्स्ट नहीं आया है, तो इसी को बोल देते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर राइट आंसर है बी, यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट की बात करें तो फॉर्मेट पेंटर तो हमने देख ली, इसको शॉर्टकट भी देख लिया, आपको ध्यान में रखना है। ग्राफिक्स और डायग्राम बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर लेते हैं। चेंज स्टाइल में पूरे डॉक्यूमेंट की स्टाइल, हेडिंग, नॉर्मल, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और पैराग्राफ का अलाइनमेंट ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो आपको निम्न में से गलत वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस मतलब बिना वायर के, तो पहला ही ऑप्शन दिख गया ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वायरलेस थोड़ी होता है, वो वायर वाला होता है, जिसके अंतर्गत देखिए ऑप्टिकल फाइबर सबसे टॉप रेंज में है वायर्ड में, यानी कि गाइडेड मीडिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं ट्विस्टेड केबल, एक हो जाता है कोएक्सियल केबल और एक हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल और ट्विस्टेड ये सब वायर्ड मीडिया है, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। बचे क्या, तो यहाँ पे आपको जो है ब्रॉडकास्ट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, ये सब जो है आपके वायरलेस में आ जाते हैं। गलत पूछा गया था तो गलत आपका पहला ही है। चलिए नेक्स्ट देखें तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे वायरलेस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो वेव्स में मिल जाता है वाईफाई, मोबाइल कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव में आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस लिंक हो जाती है। इंफ्रारेड में रिमोट कंट्रोल, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। और वायर्ड के अंतर्गत आपको ट्विस्टेड और कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक, ये चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस का वह हिस्सा क्या कहलाता है जिसमें अक्सर एक ही प्रकार की जानकारी हो जाती है। तो देखिए, जब हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में आपको जो है टेबल के फॉर्म में डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है, जैसे सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपका मिल जाता है नेम, यहाँ पे मिल जाता है आपका एज, यहाँ पे मिल जाता है डीओबी। तो आप देखिए, सीरियल नंबर में सीरियल नंबर प्रकार के रहेंगे, ठीक है, नेम में सिर्फ नेम ही नेम रहेंगे, एज में सिर्फ एज रहेगी और डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही रहेगी। तो वही बात बोली जा रही है कि जिसमें अक्सर एक ही प्रकार की जानकारी होती है, तो नेम में नेम ही रहेगी। और इस नेम को क्या बोल रहा है, इस नेम को हम बोल देते हैं कॉलम नेम, और कॉलम नेम को ही हम क्या बोल देते हैं,
फील्ड नेम, क्या बोल देते हैं, फील्ड नेम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड। जबकि रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड एक से अधिक फील्ड से मिलकर बना होता है। बोले तो सीरियल नंबर 101 है, नाम, एज और डेट ऑफ बर्थ, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। और फाइल की बात करें तो कंप्लीट टेबल को हम जो है फाइल बोल सकते हैं। और रिपोर्ट तो जनरेट होती है भाई, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कंप्लीट रूप से समरी या सारांश दिखाना, उसके लिए रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, इसको आप पढ़ लेना। पीडीएफ आपको क्लास के बाद जो है टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम जो है आपका सरकार स्टडी वेब से आप देख सकते हैं, यूज़र नेम यहाँ पे, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन SSW एजुकेशन PDF, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। गलत में नहीं जुड़ना, सिर्फ लिंक पर क्लिक करके ही आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में हैंडआउट से आप क्या समझते हैं। हैंडआउट्स मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो आपको जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में जब हम देखते हैं तो फाइल में जाकर हम जो है इसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करके और यहाँ पे देखिए फुल स्लाइड जो प्रिंट आता है ऑप्शन, यहाँ पे आप जाओगे तो हैंडआउट्स मिलेगा। हैंडआउट्स में आपको 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, यानी कि जो हम पावर पॉइंट में बना रहे हैं उसी का प्रिंटेड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, हैंडआउट्स बोलेंगे। तो देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। टेक्स्ट और इमेज MS पावर पॉइंट फाइल में डाले जाते हैं, इसमें नहीं होगा, ये गलत है। हैंडआउट्स में वे डिज़ाइन होती है जो स्लाइड की लेआउट और फॉर्मेटिंग को रेगुलेट करती है, ये भी नहीं होगा। हैंडआउट्स एक फाइल है जिसमें रेडीमेड स्टाइल होती है, ये भी नहीं होगा। रेडीमेड स्टाइल इसमें थोड़ी होगी, टेम्पलेट में होगी। हैंडआउट्स प्रेजेंटेशन की एक पेपर कॉपी है। पेपर कॉपी मतलब प्रिंटेड कॉपी, जो मुख्य बिंदुओं को का जो है स्पष्ट अवलोकन दर्शकों को देती है। बिल्कुल सही, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। तो हैंडआउट्स हमने देख लिए, ये मास्टर भी होता है, यानी कि हैंडआउट्स मास्टर भी होते हैं जो व्यू के अंतर्गत जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, स्लाइड मास्टर मिलेगा, हैंडआउट्स मास्टर मिलेगा, नोट्स मास्टर, यानी मास्टर व्यू में आपको 3 मास्टर्स मिल जाते हैं जो आपको यूनिफॉर्मिटी को दर्शाते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर एक जैसा करना है तो स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स मास्टर और नोट्स मास्टर का उपयोग करके हम उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हैंडआउट्स मास्टर आपने समझ गए। यहाँ गलत जो छः वो भी हमने देख लिए। इसके बाद जो हैंडआउट जो है पेपर कॉपी हो जाती है स्लाइड लेआउट फॉर्मेटिंग के लिए, और थीम्स रेडीमेड स्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 MB जो इस 64 MB आकार की जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है, उस पर विचार करना है। यदि रैम का प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट का है तो प्रत्येक रैम ब्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितनी एड्रेस लाइन या बिट्स की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर है 26। क्या होगा, 26। आप देख भी सकते हैं एड्रेस लाइन का जो है लॉग जो है आपका लॉग 2 ब्लॉक में हो जाता है, यानी कि कुल ब्लॉक हो जाते हैं। और 1 MB रैम के अंतर्गत 20 एड्रेस लाइन हो जाती है। 64 MB के अंतर्गत आपका 26 एड्रेस लाइन हो जाती है। और 128 MB रैम के अंतर्गत आपका 27 एड्रेस लाइन हो जाती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी स्पष्ट लाभ या वैचारिक उद्देश्य के विनाशकारी साइबर हमले को क्या कहा जाता है। तो साइबर हमले जो बिना किसी उद्देश्य के किए जाते हैं उन्हें बोल देते हैं वैंडलिज्म। क्या बोल देते हैं, वैंडलिज्म, यानी कि तोड़ फोड़। बाकी हैक्टिविज्म नहीं होगा, वित्तीय अपराध भी नहीं होगा, क्रिप्टो जैकिंग भी नहीं होगा। तो इसके बारे में राइट आंसर जो है सी है। यहाँ हैक्टिविज्म की बात करें तो राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य से हैकिंग हो जाती है। फाइनेंशियल क्राइम के अंतर्गत पैसे कमाने के लिए साइबर क्राइम हो जाता है। क्रिप्टो जैकिंग में बिना अनुमति के सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हो जाती है। और वेंडलिज्म जो हो जाती है केवल नुकसान पहुंचाना हो जाता है, ना कि किसी प्रकार का लाभ या विचारधारा होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो साइबर सुरक्षा के बारे में अगर देखें तो साइबर सुरक्षा और रोकथाम एक अत्यावश्यक मुद्दा बन गया है आज की डेट में। सोशल मीडिया और दुनिया भर की जितनी जानकारी यहाँ पे प्रसारित हो रही उसको लेकर, तो ये सही है। यहाँ पे गलत पूछा था तो आंसर तो ये वाला होगा नहीं। फिर वो लगा है मेलवेयर, जो वायरस का प्रकार, वायरस, ट्रोजन, बॉट्स और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके साइबर हमले किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, फिशिंग है, स्पूफिंग है, इसके माध्यम से। उसके बाद है थर्ड नंबर में देखें तो ये वाला भी आपका सही है। सही है इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए, साइबर सुरक्षा या साइबर अपराध अब केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो जब आंसर ये 3 नहीं है तो बचा क्या, डी, ये आंसर होगा। यह कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क हमारी डिजिटल जिंदगी की सुरक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है। देखिए स्पेसिफिक बात की जा रही है, बोले तो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क हमारी डिजिटल जिंदगी, तो बस इतना ही थोड़ी हो जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक भी आ जाता है, सामाजिक भी आ जाता है, राजनीतिक। तो ये आपका गलत है। गलत है, इसका मतलब राइट आंसर है। क्या होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पूछा गया था गलत, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो यहाँ जो डी है आप राइट आंसर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पाइथन कोड दिया गया है, पाइथन कोड का आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे के लिया गया है, के में हमने क्या डाल दी है, प्रिंट आई फॉर इन आई इन माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग के अंतर्गत आई इन माई स्ट्रिंग, और इफ़ आई नॉट इन AEIOU, यानी कि यहाँ पे सब बात की जा रही है वॉवल्स की, वॉवल्स मतलब स्वर की बात की जा रही है, और यहाँ पे नॉट भी लिखा है यानी कि नहीं है। तो माई स्ट्रिंग क्या प्रिंट करेगा भाई, जो स्वर नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन पढ़ लिया जाए तो माई स्ट्रिंग में सभी स्वर को प्रिंट करेगा, नहीं करेगा क्योंकि नॉट लगा है। प्रिंट ऑल कॉन्सोनेंट, माई स्ट्रिंग में सभी व्यंजन आई को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, मतलब माई स्ट्रिंग उन सभी मेंबर्स को प्रिंट करता है जो स्वर नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी में भी लिखा केवल प्रिंट एग्जीक्यूटिव आई, आई जो है एग्जीक्यूट होने वाले प्रिंट करता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि माई स्ट्रिंग जो है एक प्रकार से सभी मेंबर्स आई को प्रिंट करेगा जो कि स्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्वर लिखे हुए हैं नॉट के साथ में। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन है, मतलब फॉर आई इन माई स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर लूप चलेगा। इफ़ आई नॉट इन AEIOU, यानी कि केवल वे कैरेक्टर चुने जाएंगे जो स्वर नहीं है। और प्रिंट आई मतलब उन चुने गए कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। और के मतलब जो हो जाता है उस लिस्ट कंप्रेहेंशन का जो है एक प्रकार से कंप्रेहेंशन का रिटर्न वैल्यू होगा। लेकिन ध्यान दें प्रिंट आई हमेशा नन लौटाता है, यानी कि खाली लौटाता है, इसलिए के में नन वैल्यू की लिस्ट बनेगी। और आउटपुट बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पर माई स्ट्रिंग के सभी नॉन वॉवल कैरेक्टर यानी कि कॉन्सोनेंट और अन्य सिंबल प्रिंट होंगे, और वेरिएबल के में नन 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 यानी कि ऐसे स्टोर हो जाएगी लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे देखिए लिखा है, आपने अगर $10,000 जीते हैं और इस राशि को प्राप्त करने के लिए कृपया क्लिक करें और अपना विवरण दीजिए, ऐसे मेल अगर प्राप्त होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें तुरंत लिंक पर क्लिक करना चाहिए, नहीं बहुत गलत हो जाएगा, मतलब सारी जानकारी हैक हो जाएगी आपकी, स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बी में लिखा हमें लिंक पर क्लिक करना चाहिए और आवश्यक जानकारी, ये भी गलत है, जानकारी नहीं देना है। फिर उसके बाद देखिए हमें तुरंत अपने मित्रों के समूह में इसे साझा करना चाहिए, तो क्या फ़ायदा, जब क्लिक नहीं करना तो फ़ायदा थोड़ी इसको क्लिक करने से या शेयर करने से। फिर उसके बाद डी बचा, तो हमें ऐसे मेल को अपने इनबॉक्स से हटा देना चाहिए, नहीं डिलीट कर देना चाहिए। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है फिशिंग मेल की। फिशिंग मेल मतलब जालसाजी, यानी कि भ्रम से किसी को फंसाना अपने घेरे में और उसकी जानकारी को चुराना, जैसे कि बैंक डिटेल है, पासवर्ड है, ये सभी चीज़ें। तो कभी भी किसी लिंक पर क्लिक ना करें, अनावश्यक लिंक, व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें, और ऐसे मेल को तुरंत आपको डिलीट कर देना चाहिए। तो फिशिंग मेल मतलब धोखाधड़ी वाले जो मेल होते हैं उनको तुरंत डिलीट या ब्लॉक कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2013 में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है। तो मैंने बताया शिफ्ट के साथ F5, और शुरुआत से करना तो F5 हो जाता है। चलिए यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल P, मतलब जो आपका स्लाइड शो के दौरान पेन टूल एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल P दबाते हैं। कंट्रोल S मतलब स्लाइड शो के दौरान नेविगेशन बॉक्स खुल जाता है, और एस्केप मतलब जो आपका स्लाइड शो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंडेंट एंड स्पेसिंग और लाइन एंड पेज ब्रेक टैब के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। तो ये जो है आपका प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रीव्यू जो कि हमने पहले भी बात करे थे पुराने वर्जन में, अभी 2024 इंस्टॉल है तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू आपका राइट आंसर है, जो कि दोनों ही टैब में मौजूद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट जो हो जाती है वर्कबुक और स्प्रेडशीट के संबंध में सही कथन को पहचानना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा वर्कबुक जो हो जाती है, वर्कबुक किसे बोल देते हैं, जो एक्सेल फाइल होती है, एक्सेल फाइल में जो फाइल होती है उसे वर्कबुक बोल देते हैं। केवल एक पृष्ठ वाली डाटा फाइल हो जाती है। तो वर्कबुक में क्या एक ही पेज होता है क्या, नहीं बहुत सारे पेज होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्कशीट जो हो जाती है, वर्कशीट वर्कबुक का एक बंडल है। तो देखिए वर्कशीट जो हो जाती है वर्कबुक के अंदर होती है, ना कि वर्कशीट के अंदर वर्कबुक होती है। तो वर्कशीट वर्कबुक का एक बंडल है नहीं, जबकि वर्कबुक वर्कशीट का बंडल है, ये होगा, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्प्रेडशीट एक पूर्ण प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मतलब एक एक्सेल की फाइल जिसमें यूज़र वर्कशीट या वर्कबुक बना सकता है, बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब एक्सेल, और उसमें वर्कबुक भी बन जाती है और वर्कशीट भी बन जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली 3 नंबर का जो है सही होगा, ठीक है। सी आपका सही हो जाएगा 3 नंबर का।
चलिए, वर्कबुक तो हमने देख ली, एक्सेल की फाइल जिसमें कई वर्कशीट हो जाती है। वर्कशीट मतलब वर्कबुक का एक पेज, सीट रो कॉलम से बना होता है। स्प्रेडशीट मतलब पूरा प्रोग्राम एमएस एक्सेल जिसमें वर्कबुक और वर्कशीट बनाई जा सकती है। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक संगीत जो वाद्य है यानी कि जो म्यूज़िक है उसके बीच में सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मिडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मिडी यहाँ पे राइट आंसर है ए। और मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस हो जाता है। एक मानक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच जैसे नोट्स है, पिच है, वॉल्यूम इनको प्रसारित करती है। MP3 की बात करें तो यह ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। वेब की बात करें तो यह जो है अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा यह लॉसलेस जो है ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट है, फ्लैग जिसे हम बोल देते हैं। मिडी जो कि 1980 में विकसित किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक जो संगीत वाद्य यंत्र है उनके बीच में नोट्स है, टेम्पो है, वॉल्यूम, पिच इन जानकारी को प्रदान करता है। MP3 हमने देख ली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आपको पेज ओरिएंटेशन बदलने की सुविधा देता है। तो पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए पेज लेआउट का उपयोग किया जाता है। आप देख भी सकते हैं, हम MS वर्ड में चल लेते हैं और पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए पेज लेआउट में गए और पेज लेआउट में जाके आप जो है आप पेज सेटअप में जाके देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का उपयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा पेज जो अलाइनमेंट, वो तो हमने देख लिए। मार्जिन दोनों चारों तरफ से जो होती है, टॉप डाउन बॉटम लेफ्ट जो भी हो जाती है। उसके अलावा देख सकते हैं हम जो ब्रेक हो जाता है, पेज ब्रेक अगले पेज में ले जाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन मेथड है जो कि RSA में प्रयुक्त होती है। तो RSA में प्रयुक्त होती है जो एन्क्रिप्शन मेथड है वो कहलाती है आपकी पब्लिक की। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो हमको देखने को मिल जाता है पब्लिक की मतलब RSA का पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी असिमेट्रिक क्रिप्टो इनक्रिप्शन विधि है। इसमें दो एक प्रकार की होती है। तो यहाँ पब्लिक की हो जाती है जो एनक्रिप्शन के लिए हो जाती है और प्राइवेट की जो हो जाती है डिक्रिप्शन के लिए हो जाती है। ठीक है, और सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा सिमेट्रिक में केवल एक ही प्रकार की हो जाती है। वेक्टर ऑफ इनिशियलाइजेशन मतलब एक प्रकार से ब्लॉक सिफर मोड हो जाता है। AES और CBC इसमें प्रयुक्त हो जाता है, RSA तो नहीं है। प्राइवेट की में आप देखोगे तो ये केवल डिक्रिप्शन के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन RSA की मूल विधि जो हो जाती है आपकी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खालिस्तान का उपयोग प्रोसेस को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि सन्निकट यानी कि आपको कंटीजियस देख सकते हैं और सभी मुक्त मेमोरी यानी कि फ्री मेमोरी एक ब्लॉक में हो। तो इसका मतलब हो जाता है कॉम्पैक्टेशन। कॉम्पैक्टेशन मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें फ्रेगमेंटेशन की तो ये कोई समाधान नहीं है, ये तो मेमोरी के टुकड़े हो जाते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं। कॉम्पैक्टेशन ये सही है, यानी कि एक प्रकार से प्रक्रियाओं को शिफ्ट करने के लिए कंटीजियस बनाया जाता है और फ्री मेमोरी को एक ब्लॉक में इकट्ठा किया जाता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो कि फ्रेगमेंटेशन का एक प्रकार है जो मेमोरी के टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे बाकी चीज़ें देख सकते हैं आप, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कॉम्पैक्टेशन हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब जब एलोकेटेड ब्लॉक के अंदर स्पेस बर्बाद होता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार की प्रॉब्लम है और कॉम्पैक्टेशन एक प्रकार का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस जो है एक उदाहरण है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो बायोस एक मेमोरी है, बिल्कुल सही। एग्जीक्यूशन कंटेनर का एक उदाहरण है, तो ये भी सही है। इसका मतलब बी राइट आंसर है, दोनों ए और बी यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो यहाँ देखिए बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि एक प्रकार का फर्मवेयर है। और रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर हो जाता है इसमें, इसलिए जो है मेमोरी का एक उदाहरण माना जाता है। और यह कंप्यूटर स्टार्ट होते समय बूट स्ट्रैपिंग प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि एग्जीक्यूशन कंटेनर का भी उदाहरण है। तो ये आप देख भी सकते हैं। इसके अंतर्गत पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है। पोस्ट बूट लोडर को एग्जीक्यूट करता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बायोस एक फर्मवेयर है, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़े। और कैश मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कैश मेमोरी जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, एक प्रकार की मेमोरी है। तो दूसरा आपका गलत हो गया और गलत पूछा गया था। तो यहाँ पे
केवल 2, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर चिन्ह फ्लो चार्ट में यानी कि पैरेलल जो हो जाते हैं चिन्ह जो फ्लो चार्ट में उपयोग किए जाते हैं खालिस्तान ऑपरेशन को दर्शाता है। तो देखिए फ्लो चार्ट में आपको देखने मिलेगा, इस प्रकार से देखोगे तो ये आपको स्टार्ट और स्टॉप के लिए उपयोग किया जाता है। एक हो जाता है आपका इस प्रकार से, तो ये इनपुट आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है। एक हो जाता है इस प्रकार से जो प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है। एक हो जाता है इस प्रकार से जो डिसीजन के लिए उपयोग किया जाता है। कनेक्टर भी उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पैरेलल की बात की जा रही है, जो स्टार्ट मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे काम करेगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख भी सकते हैं स्टार्ट और एंड के लिए ये वाला कंटेनर। उसके बाद आप देखोगे तो स्टार्ट टर्मिनेटर इसको बोल देते हैं, ये प्रोसेस वाला हो जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए इस प्रकार की चीज़ें मिल जाती है। और आप डायमंड यानी डिसीजन के लिए आप डायमंड शेप ले सकते हैं। एरो तीर जो हो जाती है कनेक्टर का काम कर लेती है, यानी ये एक प्रकार से फ्लो बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में जो डॉलर साइन लगा हुआ है वो क्या है। तो डॉलर साइन लग के अगर सेल एड्रेस आ जाता है तो ये दर्शाता है कि कॉलम ए और पंक्ति में कोई त्रुटि पाई गई, गलत। यह है सापेक्ष सेल। सापेक्ष मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार से रिलेटिव सेल एड्रेस बताता है, ये भी नहीं है। यह पंक्ति एक और ए जो है नियमित सेल पता है, यानी कि एक प्रकार से रिप्रेजेंट रेगुलर सेल एड्रेस, ये भी आपका गलत है। तो यह निरपेक्ष सेल एड्रेस है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही। निरपेक्ष मतलब एक प्रकार से बदलने नहीं वाला, फिक्स्ड सेल एड्रेस है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़े थे। रिलेटिव में आपका ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, और जो आपका मिक्स्ड एक प्रकार से फिक्स्ड है एब्सोल्यूट वाला, और मिक्स्ड में आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन मानक पर आधारित एक OCR फॉन्ट है। तो अमेरिकन मानक पर आधारित OCR फॉन्ट की बात करें तो ये बी नंबर का है। और इसके बारे में देखें तो OCR C हो जाता है, जो कि ISO मानक पर आधारित है, अमेरिकन मानक नहीं है। OCR A ये अमेरिकन मानक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे आंसी के द्वारा मानकीकृत किया गया है। OCR B यूरोपीय, बोले तो यूरोपीय मानक के द्वारा इसको दिया गया है। और OCR A और OCR C दोनों गलत है। ये भी केवल जो है OCR A जो है इस पर आधारित है। तो यहाँ देख भी सकते हैं OCR A 1960 में इसको विकसित किया गया। जो आंसी है इसके द्वारा मानकीकृत है। बैंक है, डाक है, जो मशीन रीडेबल जो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि इक्वल करके N7 लिखा जाए तो क्या होगा। तो भाई N7 लिखा जाए तो N7 में जो भी होगा खाली होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है चाइनीज सेल खाली हो जाएगा, ये गलत है। चाइनीज सेल वह मान दिखाएगा जो N7 में है, ये सही है। एरर ये नहीं होगा। उसके बाद जो चाइनीज सेल N7 दिखाएगा, गलत। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखें तो आपको N7 का अर्थ मतलब जो सेल N7 में है वो दिखाएगा या खाली दिखाएगा। ठीक है, मतलब एरर नहीं देगा। एरर क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई सिंपल लिखे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस A1 N7 कॉपी करने पर बदल जाता है। N7 चाइनीज सेल में N7 का मान दिखेगा। एरर यहाँ पे तब आती जब इनवैलिड फंक्शन लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेव और सेव एस के बीच में अंतर का अच्छा वर्णन है। तो सेव का उपयोग फाइल को स्थानीय कंप्यूटर में सेव करने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एस का उपयोग इसे क्लाउड पर सेव करने के लिए किया जाता है। ये गलत है। क्लाउड पर क्यों भाई, कंप्यूटर के लोकेशन पर भी तो सेव कर सकते चेंज करके। तो ये गलत है। यहाँ अच्छा वर्णन पूछा गया है। फिर सेव का उपयोग फाइल को संपीड़ित रूप से सेव करने, कंप्रेस नहीं किया जाएगा, ये भी गलत। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए सेव का उपयोग किया जाएगा, सही है। जबकि डॉक्यूमेंट को नए नाम से या अलग फॉर्मेट में सेव करना है तो सेव एस का उपयोग किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। फिर एक और पढ़ लेते हैं हम। सेव का उपयोग फाइल को रीड ओनली फाइल सेव करने के लिए नहीं, तो इसका मतलब सी राइट आंसर है। भाई पहली बार सेव करना तो सेव, और दूसरे नाम से फॉर्मेट चेंज करना तो सेव एस का उपयोग, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, पिंग। पिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पिंग का अर्थ हो जाता है पैकेट इंटरफेस जनरेटर, ये गलत है। पिंग कमांड स्रोत और गंतव्य के बीच पोर्ट स्तर की कनेक्टिविटी यहाँ पे दर्शाती है, तो ये भी आपका गलत होगा। पिंग दो IP एंड पॉइंट के बीच में पैकेट लॉस और राउंड ट्रिप डिले को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। और यहाँ देखिए पिंग जो है, पिंग का मतलब हो जाता है पैकेट इंटरनेट ग्रोफर हो जाता है, ना कि जनरेटर हो जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन था वो एक प्रकार से पिंग केवल IP स्तर पर
काम करता है, कनेक्टिविटी की जांच कर देता है। यह टीसीपी यूडीपी पोर्ट स्तर पर जांच नहीं करता। और तीसरा वाला ऑलरेडी सही था, यानी कि पिंग आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई का उपयोग कर लेता है। राउंड ट्रिप यानी कि आरटीटी पैकेट लॉस दिखाता है। इसके अलावा पिंग कमांड की बात करें तो ये हमने देखे लिए फुल फॉर्म, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। होस्ट आईपी रिचेबिलिटी चेक करता है, राउंड ट्रिप टाइम जो है मापता है, पैकेट लॉस प्रतिशत को देख लेता है। ठीक है, तो पिंग को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कैश मेमोरी बोले तो सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज का काम कर लेती है। तो आप देख सकते हैं कैश मेमोरी जो है रैम से तेज होती है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी बार बार प्रयोग किए जाने वाले डाटा को शीघ्र स्टोर करके रखती है, एक्सेस करती है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित होती है, नहीं भाई, ये अलग अलग वैरायटी में आती है, तो सीपीयू के अंदर और बाहर दोनों में उपयोग की जाती है, तो तीसरा कथन गलत है। फिर कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थिर, नहीं ये वोलेटाइल हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी है तब तक स्टोर, नहीं तो हट जाएगा डाटा। तो आपके ओनली दो कथन सही है, यानी कि एक और दो। तो एक और दो बोले तो डी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, जैसे जो कैश मेमोरी उसमें प्रकार भी देख सकते हैं, L1 L2 L3, जब आप लैपटॉप कंप्यूटर लेते हो तो उस समय आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सही है। तो क्लास जो होती है रियल वर्ल्ड एंटिटी, नहीं क्लास रियल वर्ल्ड नहीं होती, ऑब्जेक्ट होता है रियल वर्ल्ड, तो ये गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी हो जाती है और जबकि क्लास नहीं होती, ये सही है। दोनों ऑब्जेक्ट और क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी होते नहीं होते, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बी आपका राइट आंसर होगा। मतलब क्लास आपकी एक सांचा है, स्ट्रक्चर है, और उसको रियल टाइम पे यूज़ करना तो हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास आपका ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट हो जाती है, और ऑब्जेक्ट आपका जो वास्तविक दुनिया है उसमें एक यूजेबल इंस्टेंट हो जाता है, इकाई हो जाती है। तो यहाँ क्लास आप देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट मेथड जो है एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें उपयोग की जाती है, इसमें डिफाइन की जाती है, और ऑब्जेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आयोवा, जिसके अंतर्गत आप देखोगे तो एटानासॉफ्ट, बेरी कंप्यूटर जो एबीसी का विकास हुआ था, जॉन एटानासॉफ्ट, और जो आपका क्लिफोर्ड वेरी 1937 से 42 के बीच में इन्होंने बनाया था। और यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो विश्वविद्यालय आधारित प्रयास पर निर्मित किया गया था। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो बाद में हार्वर्ड के अंतर्गत मार्क 1 बनाया गया 1944 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया की बात करें तो एनिएक बनाया गया था 1946 में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रारंभिक कंप्यूटर का विकास नहीं हुआ था। तो ये पढ़ सकते हैं एबीसी के बारे में, हार्वर्ड के बारे में, मार्क 1, एनिएक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9, 4/5 और 5/7। ये हालांकि देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, पर आपके लिए क्वेश्चन है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ्स का क्वेश्चन आपके आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर के आते हैं, अच्छा इसका आंसर आप दोगे, पर ठीक है आप बता देना हल करके। इसके बाद मैं भी दिखा देता हूँ, इसका सबसे राइट आंसर जो है आपका 5/7 है। तो इनको जो है हमको दशमलव में बदलना पड़ेगा पहले, जब ऑटोमेटिक हमको मिल जाते हैं, तो दशमलव में बदलेंगे, सबसे छोटा आपको 5/7 मिल जाएगा। कंप्यूटर में जो इमेज का प्रारूप होता है उसमें पीएनजी का पूरा नाम क्या है। पीएनजी का पूरा नाम बोले तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो यहाँ पे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोले तो पहला ही राइट आंसर है। ठीक है, तो पीएनजी का पूरा नाम आप देख सकते हैं, जो कि लॉसलेस जो है कंपेरिजन एक प्रकार से इमेज फॉर्मेट है, और ये एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट इमेज हो जाती है। प्रिंटेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यहाँ पे नहीं होगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा जेपीजी की बात करें तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाता है। पीएनजी को 1966 में जीआईएफ के विकल्प के रूप में यहाँ बनाया गया था। लॉसलेस कंपेरिजन ट्रांसपेरेंटी को सपोर्ट कर लेता है, और वेब ग्राफिक्स, लोगो, आइकॉन, स्क्रीनशॉट, इनमें ये काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो पाइथन कोड देखिए एक्स बराबर अगर हमने इस प्रकार स्टोर किया है एरे के रूप में, और फॉर आई में हमने एक्स को डाल दिए हैं। अब उसके बाद आई को हमने अपर कर दिए और प्रिंट एक्स कर दिए। ठीक है, परंतु हमने आई को प्रिंट करना था, किसको प्रिंट कर दिए, एक्स को ही प्रिंट कर दिए। तो भाई आंसर तो चेंज नहीं होगा। आंसर क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि आई को हमने कहीं ना कहीं स्टोर करके प्रिंट करना था, तब कहीं जाके अपर आता। तो यहाँ पे अभी भी आंसर जो आएगा ए और बी आएगा, मतलब ए राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं।
निम्न यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ देखिए जो स्लाइड मास्टर व्यू है एमएस पावर पॉइंट की एक विशेषता है जो आपको अपने प्रेजेंटेशन में फॉन्ट स्लाइड लेआउट को जल्दी से संशोधित करने की सुविधा देते हैं। नहीं, संशोधित करने की सुविधा कैसे देंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है स्लाइड मास्टर जो है हैंडआउट्स मास्टर और नोट्स मास्टर, तीन मास्टर व्यू होते हैं, स्लाइड मास्टर हैंडआउट्स और नोट्स। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है तो गलत नहीं होगा। इसका सभी स्लाइड में एक समान स्थान पर एक ही ग्राफिक को रखने का सबसे जो है एक प्रकार से आसान तरीका है नोट्स मास्टर, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मास्टर व्यू को सेलेक्ट करने के लिए व्यू टैब में जाना होता है, तो ये सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है और ये वाला जो पहला भी आपका सही हो जाएगा, तो आपका सी गलत है, इसके लिए राइट आंसर वही होगा। तो स्लाइड मास्टर व्यू जो कि यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है। ठीक है, हैंडआउट्स में प्रिंटेबल मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं, नोट्स में हम नोट्स से रिलेटेड चीज़ों को बार बार हम जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ताकि ग्राफिक्स को चेंज कर लेते हैं। तो आप तीनों मास्टर व्यू को पढ़ सकते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स और नोट्स मास्टर। तो मास्टर व्यू में ये तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और इसकी तुलना में जो एफएटी है फाइल एलोकेशन टेबल है, इसके बारे में हमको बताना है। तो इसकी विशिष्ट विशेषता क्या है, मतलब एनटीएफएस के अलावा इसकी विशिष्ट विशेषता बताना है। तो ये पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलन था, बिल्कुल सही। तो ये पुराना सिस्टम है और ये नया सिस्टम है। उसके अलावा अंतर्निहित संपीड़न क्षमता यानी कि बिल्ड इन कंप्रेशन कैपेबिलिटी, ये नहीं था। उसके बाद हायर सिक्योरिटी फीचर, ये भी नहीं है इसमें। बड़ी फाइल आकार का समर्थन, ये भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे विशिष्ट विशेषता क्या है, ए राइट आंसर है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो एफएटी है ये पुरानी फाइल सिस्टम है, यानी कि एक प्रकार से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी डिवाइसेस थे जैसे विंडोज़ 98 है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी ड्राइव, इनके साथ काफ़ी अच्छे से काम करता था। और एनटीएफएस की आधुनिक फाइल सिस्टम है, यानी कि ये जो पुराने सिस्टम है उसको सपोर्ट नहीं करता। साथ ही बिल्ट इन कंप्रेशन कैपेबिलिटी की बात करें तो एनटीएफएस की विशेषता है, ना कि फाइल एलोकेशन टेबल की है। और अधिक सुरक्षा की बात करें हायर सिक्योरिटी की, तो ये भी एनटीएफएस की विशेषता है, ना कि फाइल एलोकेशन टेबल की। इसके अलावा बड़ी फाइल का समर्थन भी आपको एनटीएफएस में मिल जाता है, जबकि फाइल एलोकेशन टेबल में मात्र 4 GB तक का सपोर्ट मिल जाता है। तो फाइल एलोकेशन टेबल और एनटीएफएस दोनों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 2013 में टेबल बनाने की फैसिलिटी देता है। तो टेबल को इंसर्ट करना यानी कि टेबल बनाने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी होगी, ए आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होता है, टेबल विकल्प में जाकर टेबल को इंसर्ट करना होता है। टेबल लेआउट से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टेबल क्रिएशन नाम का कोई विकल्प नहीं होता है। टेबल डिज़ाइन में आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके एमएस एक्सेल 2010 में सक्रिय सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जितना भी मतलब जो सेल है जैसे मान लीजिए हमने SSW लिखे हैं, तो अगर इसको हमने सेलेक्ट करें तो फॉर्मूला बार में हमको दिखेगा इसका कंटेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रूलर तो आपका जो है पावर पॉइंट वर्ड और पावर पॉइंट में उपयोग होता है, एक्सेल में सेल के कंटेंट दिखाने के लिए नहीं होता। फॉर्मूला बार यहाँ पे ये करेंट सेल जो सेलेक्टेड है उसका कंटेंट दिखाता है, उसको एडिट कर सकते हैं। स्क्रॉल बार इधर उधर नीचे ऊपर करने के लिए होता है। टाइटल बार आपका जो एक्सेल है और जो आपका वर्कबुक है उसका नाम दिखाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट में एक विशेष जो वस्तु समाधान है उससे संबंधित और आइटम रखने यानी कि जो भी एलिमेंट है उसको रखने के लिए एक प्रोग्रामर द्वारा बनाया गया एक डोमेन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नेम स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो आपको ऑब्जेक्ट यह डेटा और मेथड्स का वास्तविक इंस्टेंस हो जाता है, यानी कि ये डोमेन नहीं होता। ठीक है, मतलब हम सीधे सीधे बोले तो ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंट हो जाता है। नेम स्पेस, ये जो है नेम स्पेस का उपयोग फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, ऑब्जेक्ट को एक ही डोमेन पर रखने के लिए किया जाता है, यानी कि एक प्रकार से नामों के टकराव यानी नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे बचाता है। और क्लास बात करें तो ब्लूप्रिंट हो जाता है। तो ये ब्लूप्रिंट बोले तो जावास्क्रिप्ट में जो एक प्रकार से क्लास की अवधारणा नहीं है। और ऑब्जेक्ट एक प्रकार से जो मुख्य रूप से अगर देखें तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ जो हो जाती है ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो जाता है, डोमेन नहीं होता है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक विंडो को न्यूनतम बोले तो मिनिमाइज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ F9 का उपयोग किया जाता है जो विंडो है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी कंट्रोल F3 बोले तो नेम मैनेजर के लिए हो जाता है। कंट्रोल F5 बोले तो विंडो को रिस्टोर कर लेता है। कंट्रोल के साथ F7 बोले तो विंडो को मूव कर लेता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
MS एक्सेल वर्कबुक या वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ मिल जाता है? तो जितना भी मतलब प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं MS एक्सेल में, वो रिव्यू के अंतर्गत मिल जाती है, यानी रिव्यू टैब में आपको देखने को मिल जाता है। आप जाकर देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सेल में ओपन करें तो यहाँ रिव्यू टैब में जाओगे तो रिव्यू टैब में आपको प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक दोनों ही चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार पूरा कंप्लीट एक्सेल और कंप्लीट MS वर्ड और पावर पॉइंट इन तीनों की क्लास आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा ये होम टैब में क्या क्या मिल जाता है, फाइल में, व्यू में, सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। जावा के संदर्भ में गार्बेज कलेक्शन बोले तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, तो इसके अंतर्गत इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है भाई, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद उपलब्ध फाइलों को समय समय पर डिलीट करता है। यह वह पैकेज जिसे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया गया है और उपयोग में नहीं है तो उसे डिलीट कर देता है। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जब समाप्त हो जाए तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाली मेमोरी स्वतः मुक्त हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है, सी मतलब यहाँ पे राइट आंसर है गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट है जावा के अंतर्गत गार्बेज कलेक्शन। JVM जावा वर्चुअल मशीन का गार्बेज कलेक्टर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट की मेमोरी को फ्री कर देता है। प्रोग्रामर को मेमोरी मैनुअली फ्री करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत मेथड्स मिल जाती है। system.gc गार्बेज कलेक्टर को सजेस्ट करता है, फोर्स नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैध यानी कि वैलिड मल्टीमीडिया ऑथरिंग रूपक नहीं है, यानी कि ऑथरिंग मेटाफोर नहीं है? तो यहाँ पर कार्ड है, पेज भी है, स्लाइड भी है, फ्रेम नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। बोले तो ये वैलिड जो ऑथरिंग एक प्रकार से मेटाफोर है वो नहीं है। तो कार्ड मतलब हो जाता है एक प्रकार से हाइपर कार्ड जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। पेज रूपक का उपयोग भी आप दस्तावेज आधारित मल्टीमीडिया ऑथरिंग के लिए किया जाता है। फ्रेम का उपयोग नहीं किया जाता और स्लाइड का उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है पावर पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भाई PDF जो है पोर्टेबल फाइल के रूप में उपयोग की जाती है, मतलब PDF का उपयोग पोर्टेबल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो राइट आंसर बोले तो गलत पूछा गया है, तो ये तो राइट है। जिप एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। फिर इसके बाद प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम और सेकेंडरी नाम इन एक एक्सटेंशन होता है, ये भी सही है। मतलब जैसे आप फाइल नेम लिखते हो तो .docx लिखते हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद लास्ट बचा एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। देखिए स्पेशल कैरेक्टर उपयोग नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं कर सकते, तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया था। इसका मतलब डी आपका राइट आंसर है। तो स्पेशल कैरेक्टर से मतलब कि भाई कुछ आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे डैश है, अंडरस्कोर है, @ इनका उपयोग कर सकते हैं, पर ऐसे स्पेशल का उपयोग नहीं कर सकते। तो डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी चीज़ें अगर देखें तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल हो जाती है। प्रत्येक फाइल का प्राइमरी नाम और सेकेंडरी नाम हो जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। जावा में स्ट्रिंग बनाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो जावा में स्ट्रिंग बनाने के लिए 1 और 2 दिया है। तो हेलो जावा इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, देखिए स्ट्रिंग S1 के अंतर्गत, और स्ट्रिंग S1 के अंतर्गत न्यू स्ट्रिंग इनिशियलाइज करने के बाद भी हेलो जावा लिखा जा सकता है, यानी कि दोनों ही राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें, वेब सर्वर में जो MS है, IIS का क्या अर्थ है? MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, सर्विसेज। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो सर्वर है कंप्यूटर के अंतर्गत उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत देखिए वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने का काम कर लेता है। ASP.NET PHP सपोर्ट करता है। FTP SMTP जैसी सेवाएं भी ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड्स आप देख सकते हैं इसमें एरे को सॉर्ट करने के लिए एक वैलिड कोड क्या है? तो ट्रेड्स डॉट सॉर्ट है, तो यहाँ पे तो फंक्शन लगा नहीं है, इसका मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। ट्रेड्स डॉट सॉर्ट ये बिल्कुल सही है। ट्रेड यहाँ ऐसे नहीं लगा और यहाँ भी नहीं, तो इसका मतलब आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बी है आपका राइट आंसर है। और इसके अंतर्गत देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ट्रेड्स डॉट सॉर्ट, और यहाँ फंक्शन भी आप लिख सकते हैं कायदे से, रिटर्न A-B जो भी है आपको मैनेज करना है। शब्द 2 गीगाफ्लॉप्स क्या इंगित करता है? तो 2 गीगाफ्लॉप्स ये थोड़ा मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखिए CPU की स्पीड के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रणाली जो है 2 × 2 की पावर जो है 30 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड यहाँ कर सकती है। तो राइट आंसर भी आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। जो कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता है उसको मापने की इकाई है। और गीगा फ्लॉप्स की बात करें तो 10 की पावर 9 फ्लॉप्स हो जाता है। टेरा फ्लॉप्स 10 की पावर 12 फ्लॉप्स,
पेटाफ्लॉप्स मतलब 10 की पावर 15 फ्लॉप्स, और 2 गीगाफ्लॉप्स मतलब 2 इंटू 10 की पावर 9 फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, फायरवॉल के बारे में बात की जा रही है, तो कथन जो है सही पूछा गया है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता नहीं, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों करता है, तो ये गलत हो जाएगा। फायरवॉल अनाधिकृत एक्सेस को ब्लॉक करता है, बिल्कुल सही है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकता है, ये गलत है, सभी प्रकार के नहीं रोक सकता है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में होता है, तो इसका मतलब ये सही है। 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही मतलब सी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये देख भी सकते हैं कि भाई फायरवॉल जो है इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। फायरवॉल का मुख्य काम अनऑथोराइज एक्सेस को रोकना। फायरवॉल कई प्रकार के हमलों को रोक सकता है, लेकिन सभी प्रकार के अटैक को नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसे कि फिशिंग, मॉलवेयर वाया ईमेल, इनको नहीं रोक सकता। फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी, तो ये आप देख सकते हैं। किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, तो ये बोल्ड मतलब बी, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, पी मतलब पैराग्राफ, यू मतलब अनऑर्डर लिस्ट, आई मतलब इटैलिक। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ आपको बोल्ड के बारे में डिटेल। एक ईथरनेट पते में कितने बिट्स होते हैं, तो वह ईथरनेट लैन के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें 48 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 48 बिट्स होते हैं। तो इसके बारे में देख भी सकते हैं, ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहा जाता है, और मैक एड्रेस की लंबाई 48 बिट यानी कि 6 बाइट होती है। 12 हेक्साडेसिमल डिजिट बोले तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, और यहाँ ईथरनेट मैक एड्रेस में 48 बिट यानी कि 6 बाइट होती है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित प्रत्येक बाइट 2 हेक्स डिजिट यहाँ पे हो जाती है, और नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक जो है आईडी होती है, मतलब यूनिक आइडेंटिटी होती है। TDM में जो स्लॉट होता है उसको खाली स्थान में विभाजित किया जाता है। TDM में आपको देखने मिलेगी बिट्स। ठीक है, तो बिट्स यहाँ पर राइट आंसर है। TDM मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग हो जाती है। इसमें समय को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटा जाता है और प्रत्येक स्लॉट को आगे बिट्स में विभाजित किया जाता है, क्योंकि स्लॉट में भेजा गया डेटा वास्तव में बिट्स के रूप में ही होता है। फ्रेम और पैकेट की बात करें तो कई स्लॉट का समूह हो जाता है फ्रेम, और पैकेट नेटवर्किंग में उपयोग किए होते हैं, लेकिन TDM में स्लॉट को पैकेट में नहीं बांटा जाता, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाइथन में पैकेज को परिभाषित करता है, तो पैकेज एक मॉड्यूल का सेट है, नहीं है। पैकेज मॉड्यूल एक मॉड्यूल का सेट नहीं है, पर पाइथन जो है एक प्रकार से मॉड्यूल का सेट है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए पाइथन की परिभाषा युक्त कथनों तथा स्टेटमेंट की संख्या यहाँ दी गई है। प्रोग्राम का सेट जो पाइथन मॉड्यूल का उपयोग करती है, नहीं, ये आपका बी बस राइट आंसर है। तो बी पूछा गया था, परिभाषित करता बोले तो पाइथन मॉड्यूल का सेट है। तो यहाँ देखिए पाइथन बोले तो पैकेज मॉड्यूल्स का एक संग्रह हो जाता है। पैकेज एक डायरेक्टरी होती है जिसमें कई मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, init.py इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछा गया, इसके संदर्भ में गलत कथन को बताइए। तो कोड युक्त जो कंप्यूटर को विशिष्ट क्रिया करने के लिए निर्देशित करता है, बिल्कुल सही है। गलत पूछा गया तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा जो है कंप्यूटर प्रोसेसर को दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को दिया गया आदेश, ये भी सही है। विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। देखिए विशेष रूप से डिज़ाइन मतलब स्पेशल हो जाएंगे, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन का संग्रह, ये नहीं होगा इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में। और यहाँ देखिए चरण मतलब स्टेप्स हो जाती है, जो प्रोसेसर की एकल क्रिया हो जाती है, जो प्रोसेसर द्वारा निष्पादित होती है, ये भी सही है। इसका मतलब गलत क्या हो जाएगा, गलत आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन मतलब CPU को दिया गया आदेश, सिंगल ऑपरेशन हो जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों का संग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। एक मार्कअप भाषा फाइल फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है, संचित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से संरचना नहीं होती। पारंपरिक मतलब एक प्रकार से देखें तो स्टैटिक टैग नहीं होते। स्टैटिक टैग किस में होते हैं, स्टैटिक टैग HTML में होते हैं, तो HTML तो यहाँ पे नहीं होगा। और इसी का अपग्रेडेड मॉडल बोले तो XML में आपको डायनेमिक टैग मिल जाते हैं, तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये फाइल फॉर्मेट जिसका उपयोग डेटा को स्टोर, ट्रांसमिट और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। चलिए ये देख भी सकते हैं आप, देखिए जो आपका XML है अनस्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डेटा और रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है SGML बोले तो यह जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद आपका JSON, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। मार्कअप
लाइक फाइल फॉर्मेट है, एक प्रकार से स्टोर, ट्रांसमिट और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जेसन जो है विशेष रूप से अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो आप इनके बारे में देख सकते हैं कि भाई HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, XML स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और SGML आपका मेटा लैंग्वेज हो जाती है पुराने स्टैंडर्ड, जेसन आपका लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है पहचानने के लिए कि डेटा वर्ड में कितने 1s है, विषम या जो सम संख्या है, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपको पैरिटी बिट का उपयोग किया जाना होता है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। चलिए इसमें देखें, पैरिटी बिट बोले तो पैरिटी बिट का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि डेटा वर्ड्स में 1s की संख्या में ऑड या इवन है, और इवन पैरिटी मतलब 1s, और जो ऑड पैरिटी मतलब 1s की संख्या विषम हो जाती है। चलिए इसके बाद आप जो है बाकी की चीज़ें देख लेना। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मार्कअप भाषा का उदाहरण नहीं है। तो मार्कअप भाषा के रूप में HTML भी है, XML भी है, और पुराने रूप से SGML भी है, पर जेसन नहीं है। जेसन आपका राइट आंसर है। जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हो जाता है, मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट रूप से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखा है, जिसमें आपको लगभग जो है 80 क्वेश्चन के आसपास चीज़ें देखने को मिल जा रही है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें, लाइक कर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, और अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छे से प्रयास कर सकूं। मैं डिटेल क्लासेस भी लेकर आऊँगा एग्ज़ाम के पहले तक। तो आप जो है चैनल पर बने रहे। अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में आपको देना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही आते हैं, सारी चीज़ें आपको बताते रहना है। तो मुझे भी एक प्रकार से डुअल इंटरेक्शन, मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप मेरी तरफ से डाटा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें आना चाहिए। तो एक प्रकार से दो तरफा बातचीत होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो क्लासेस भी अच्छी रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।